In previous classes, we have already seen the magnetic flux and related some terminologies and its SI unit, dimensional formula. So basic formula of magnetic flux is B vector dot A vector dot product of magnetic field and area vector, BA cos theta. Theta is the angle between magnetic field and area vector, and it is defined as the total number of magnetic field lines passing through a given surface normally or perpendicular to it. Okay, it is a scalar quantity, SI unit, Weber or Tesla meter square, CGS unit, Maxwell or Gauss centimeter square. What is the relationship between Weber and Maxwell? 1 Weber is equals to 10 to the power 8 Maxwell, because 1 Tesla is equals to 10 to the power 4 Gauss, and 1 meter is equals to 100 centimeter. So 1 meter, 100 centimeter means 10 to the power 2 centimeter. So meter square means 10 to the power 4 centimeter square. 10 to the power 4, 10 to the power 4, 10 to the power 8 Maxwell. Dimensional formula M1L2 T minus 2 A minus 1. Right? It's dimensional formula resembles the dimensional formula of work per unit current or energy per unit current. चाहे इनके डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो या मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, सेम आना होता है. ठीक है. सो रिमेंबर दी सर्टेन पॉइंट्स. ये जो फॉर्मूला हमने बताया मैग्नेटिक फ्लक्स का, इट इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इफ देयर विल बी a non-uniform magnetic field or the surface is not a regular figure, जो हमने जनरली लिया था कि एक सर्कुलर पोर्शन ले लिया था या फिर रेक्टेंगुलर ले लिया था. अगर रैंडम फिगर दे रखा होगा किसी भी शेप का, तो उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. उसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर non-uniform magnetic field. ये ठीक वैसे ही अगर आपको रिकॉल करें तो जैसे वर्क डन फॉर कांस्टेंट फोर्स होता है W इज इक्वल टू F डॉट S, और वेरिएबल फोर्स का अगर वर्क डन पूछते हैं तो उसका कांस्टेंट फोर्स के लिए तो लिखते हो आप F डॉट S, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. ठीक इसी तरह से वेरिएबल फोर्स होता है तो आप ये लगाते हो FDS या F वेक्टर डॉट DS वेक्टर. सिमिलर कॉन्सेप्ट इट इज अबाउट टू हैपन. जैसे यहाँ F डॉट S है, उसकी जगह यहाँ पर अगर मैं देखूं फाई इज इक्वल्स टू, तो ये क्या बन जाएगा? B डॉट A. तो वेरिएबल के लिए मेरा आंसर आएगा B डॉट DA. देखते हैं कैसे. देखिए, मान लीजिए कोई रैंडम शेप का फिगर दे रखा है आपको और इससे एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है. ठीक है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है. तो ये दिखाने को लाइंस यूनिफॉर्म चल रही हैं, आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया की अगर बात करूं या थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग पास हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि इतने एरिया से, ये वाला जो एरिया है, इतने एरिया से 1 2 और इतने ही एरिया में ये वाली है जिससे ए की लाइन पास हो रही है. ऑब्वियसली इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम एरिया से डिफरेंट हो गई, तो इसलिए ओवरऑल ये नॉन यूनिफॉर्म की तरह एक्ट कर रहा है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे फिगर को तोड़ लेते हैं स्मॉल स्मॉल एरियाज के अंदर, है ना, छोटे छोटे वेरी माइन्यूट, बिल्कुल इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरियाज. लेट्स सपोज वन ऑफ द एरिया इज, यहां पे ले लेता हूं मैं, ऐसा कुछ एरिया है, मान लीजिए ये ऐसा कुछ एरिया अज्यूम कर लेते हैं, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया. तो ये एरिया का एरिया वेक्टर ये हो गया, मान लीजिए एरिया वेक्टर, और बी वेक्टर ये है. तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा. अब ये एरिया वेक्टर क्योंकि छोटे से एलिमेंट का लिया है जिसका मैग्नीट्यूड डीए बोल रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर भी डीए वेक्टर बोला जाएगा. तो हम इससे पास होने वाला, अब इससे पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो हर एक के लिए बराबर होगी. अब चाहे मैं यहां कर दूं उतना ही
इतना ही छोटा यहाँ ले लूँ तो देखिए यहाँ से 1 पास हो रही है, इसमें भी बना दूं तो यहाँ के लिए भी ये 1 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो कहने का मतलब ये, अगर हम बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोले तो उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हम फाइंड कर लेते हैं, तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा एक छोटे एरिया से वो भी बहुत छोटा होगा। तो ऐसे हर एक पूरे फिगर को हम ऐसे कंटिन्यूएशन में ब्रेक करते हुए जाएंगे और इससे पास होने वाले अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाइंड कर लेंगे, डी फाई, और उनको फिर ऐड कर देंगे। अगर ये कंटिन्यूएशन में काम कर रहे हैं तो हम क्या ले सकते हैं सिंबल, इंटीग्रेशन। और अगर डिस्क्रीट एडिशन होंगे किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक यहाँ पे फिर एक यहाँ पर, तो हम वही सिंबल यूज करते हैं सिग्मा एडिशन के लिए। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूअस एडिशन करने वाले हैं, तो हम बोलेंगे कि अगर कोई एक सिंगल एलिमेंट मान लिया मैंने, ठीक है, डीए एरिया का, इसका एरिया डीए है तो इसका एरिया वेक्टर डीए वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है, सो इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इट विल बी डी फाई, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट वुड बी बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब ऐसे ही हम अलग अलग डी फाई 1, डी फाई 2, डी फाई 3 इस तरीके से जितने भी मिलेंगे उन सबको निकाल लेंगे डी फाई एन एलिमेंट्स में। अगर हमने एन एरिया एलिमेंट्स में अगर ब्रेक कर दिया तो इन सबको टोटल ऐड कर दें तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, फाई टोटल या सिंपली फाई टोटल, जिसको हम फाई बोल रहे हैं, वो कितना आ जाएगा, डी फाई 1 प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3 सो ऑन डी फाई एन। इनको ऐड करने के लिए या तो सिंबल होगा सिग्मा, I is equals to 1 to I is equals to n, and you may write d phi I, ठीक। या फिर अगर ये पूरा का पूरा जो एडिशन है वो कंटिन्यूएशन में, जो भी एरिया वेक्टर, यानी कि अब ये कंटिन्यूएशन में ले लिया मैंने एक के बाद एक, तो हमारा यही समीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एक का निकाल करके उसका इंटीग्रेशन कर दे, तो ये डी फाई की वैल्यू क्या आ गई, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये पूरे कंप्लीट एरिया, अगर उसका एरिया ए है तो ये बी वेक्टर। अभी यहाँ पे हम वेरिएबल कंसीडर कर ही रहे हैं इसलिए बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक वैसे जैसे फोर्स को बाहर नहीं निकालते। तो यहाँ पर बी वेक्टर आपको एरिया की टर्म्स में दे दिया जाएगा, है ना। मान लीजिए थीटा जो भी होगा वो भी दे दिया जाएगा, तो फिर बी डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। बी की वैल्यू आपको दे दी जाएगी कि इफ बी ए इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ स्मॉल एरिया इज डिफाइंड एज 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2, ऐसे करके कुछ। तो b की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, एरिया की टर्म्स में एरिया बता दिया जाएगा कि कितने स्क्वायर, कितने मीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट मीटर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर है वहां से कहां तक चेंज हो रहा होगा। तो लिमिट भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर। सो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया आपका, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑलवेज रिमेंबर मोस्ट जनरल फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला। क्यों होता है, क्योंकि इससे आप इस फॉर्मूला को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मैं बोल दूं कि B कांस्टेंट है, तो यहां पे मैंने लिखा, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनके बीच में एंगल कुछ नहीं है अभी, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, केवल सिंप्लीफिकेशन के लिए जिससे आपको समझ में आ जाए। बी डी ए, अगर बी कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हो, cos 0 गया ना, दोनों के बीच में एंगल सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 cos 0 1, बी कांस्टेंट होता तो बी बाहर आ जाता, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होता, और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का आंसर एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी का आंसर वी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का आंसर क्या जाएगा, ए, बी ए बन गया, मेन फॉर्मूला बन गया। cos थीटा होता है तो cos थीटा अगर चेंज नहीं हो रहा हो, मान लीजिए हर एक में थीटा हम सेम मान ले, तो इसलिए अभी मैंने थीटा नहीं लिया, वरना आपको कंफ्यूजन होता कि थीटा तो चेंज हो गई। तो कांस्टेंट होगा, अगर बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा, मेन फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी आप ऑब्टेन कर सकते हो।
तो मोस्ट जनरल फॉर्मूला ये होता है। फिर भी अगर कहीं लिख दिया है कि पूरे फिगर के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ओवरऑल, तो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ गिवन सरफेस, गिवन सरफेस से जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि उसके हर एक हिस्से से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कांस्टेंट है। देन phi will be is equals to b dot a vector, and for non-uniform magnetic field, non-uniform magnetic field for a given surface, किसी गिवन सरफेस से अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो सरफेस के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग पास हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म बोला जाएगा। देन phi will be is equals to इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट da वेक्टर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। हाउ मेनी वी अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली? सो लेट्स स्टार्ट EMI। EMI क्या था? तो ये EMI वही था जो हमने इंट्रो के अंदर लिया था। इस चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम हमने क्या बोला था कि फैराडे ने अराउंड 1825 के आसपास की बात थी, जब उसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी और स्टेट की कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके थ्रू उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के मोशन के कारण, है ना, करंट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि मूविंग चार्ज के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की मोशन के कारण, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण क्या करंट जनरेट हो सकती है। तो बिल्कुल उसने सही पाया। हालांकि ये प्रूव करने में उसको 5-6 साल लग गए, 1831 तक उसके चले, और ये भी ऑल ऑफ द सडन हुआ, है ना। ये भी उसने जो डिस्कवर किया, इट वाज नॉट, कर तो रहा था, कोशिश तो जारी थी, लेकिन बोलते हैं ना ग्रेट डिस्कवरीज आर ऑलवेज क्या अकर्ड एक्सीडेंटली, है ना। तो वो ऐसे कुछ कर रहा था, एक दिन गुस्से में उसने क्या किया कि ये कॉइल वगैरह रख रखी थी सोलेनॉइड टाइप की, ये कॉइल यानी कि स्प्रिंग टाइप की रख रखी थी, और ये चाहता क्या था कि करंट डिटेक्शन हो, तो इसने गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर रखा था, गैल्वेनोमीटर। अब वो सोचा था कि यार मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूं मैं, तो वो यहीं पे एक मैग्नेट लेता था, फिर ये दूसरा मैग्नेट यहाँ पे रख देता था, फिर तीसरा मैग्नेट रख देता था, इससे कुछ हो नहीं पा रहा था। ऐसे बहुत सारे 5-6 साल लगे कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी करें, तो पहले माइंड में लॉजिक बनना चाहिए ना। तो एकदम उसने गुस्से में इसकी तरफ ऐसे जोर से मैग्नेट फेंक दिया पावरफुल, अचानक से इसने डिफ्लेक्शन शो कर दिया, शो करके वापस स्टेबल हो गया बस। लेकिन यहाँ पर उसको क्लिक हो गया, अरे कि जैसे ही मैंने इसकी तरफ थ्रो किया एक मैग्नेट, इसमें डिफ्लेक्शन आकर के रुक गया। डिफ्लेक्शन तो आया, डिफ्लेक्शन आने का मतलब करंट तो आई। यहां से बेसिस बन गया कि अगर, फिर उसने बार बार किया, मैग्नेट को इधर ले गया, इधर ले जा रहा है, इधर ले जा रहा है, बार बार इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है हर बार। समझ गया कि यार बेसिकली मुझे काम क्या करना है, मैग्नेट को मूव करवाना है इसकी तरफ, उससे डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेट को मूव करवाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे कर रहे हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड अब क्या हो गया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मोर अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या रहेगा, ये वाली लाइन, 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 ये सब मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स यही है जो इस सरफेस से, क्लोज सरफेस से या किसी भी सरफेस से पास हो रहा है, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी वही मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये ऊपर वाले नहीं। तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, अगर ये 2 है, 2 की जगह 3 हो जाए, तो इसमें शो हो रहा है, ये ऐसा कुछ हुआ। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करूं, तो मैं क्या डिफाइन करूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ द, या इट इज की जगह द फेनोमेनन और द फेनोमेना, फेमोनो क्या लिख दिया यार, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, एंड हेंस अगर एक इंड्यूस EMF होगा, EMF हो तो इंड्यूस करंट जरूर होगी, एंड हेंस इंड्यूस करंट। तो आप चाहो तो सिर्फ इंड्यूस करंट बोल सकते हो,
the phenomenon of production of induced EMF and hence induced EMF in a closed circuit, by changing the magnetic flux, बहुत से बुक में मैग्नेटिक फील्ड भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने डिफरेंस पहले ही आपको बता दिया. बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil or linked with the closed circuit closed coil ही बोलते हैं यहाँ पे ताकि ध्यान रहेगा. By changing the magnetic flux linked with that coil, the phenomenon of production of induced EMF and hence induced current in a closed coil by changing the magnetic flux linked with that coil is called EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसको बोलते हैं साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस फेनोमेनन को. तो इसके लिए फिर जब एक बार फैराडे को पता चल गया, अच्छा फैराडे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो आप लोगों ने ग्रेड 9-10 में भी पढ़ी थी. कौन था वो फैराडे, क्या काम करता था, कुछ पता है फैराडे के बारे में? मतलब मैं भी नहीं था, लेकिन मतलब जो जिस तरह से बुक्स में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि कौन था फैराडे. फैराडे बुक बाइंडिंग की शॉप पर काम करता था और जो साइंस की बुक्स बाइंडिंग होने के लिए आती थी ना, उनको वो रीड करता था, तो उसका साइंस में इंटरेस्ट जागा, क्योंकि प्रेशर माइंड पे नहीं था कि मुझे ये करना है, मुझे पास होना है, मुझे IIT JEE निकालना है, नहीं निकालना है. जब प्रेशर में पढ़ते हैं ना, चीजें ढंग से याद नहीं रह पाती या फिर वो माइंड उतना ओपन नहीं होता, क्योंकि आप उस टाइम पे रटने में लगे हुए रहते हैं बजाय उसको समझने के कि ये भी कवर हो जाए वो भी कवर हो जाए. तो वो पढ़ता रहता था, इंटरेस्ट आ गया और ऐसे ही उसने ओरेस्टेड के बारे में पढ़ा. तो इसको बोलते हैं कि एक्टिविटी लर्नर या एक्टिविटिस्ट साइंटिस्ट, एक्टिविटी साइंटिस्ट है ना. तो बाइंडिंग स्टोर पे काम करता था, बुक बाइंडिंग स्टोर पर. वहां से उसको आया 5-6 साल लगे, क्योंकि काम भी करता था. फिर उसने अपना ये दिया. अब जब उसको एक बार समझ में आ गई कि गुस्से में जब उसने फेंका क्या मैग्नेट, उसमें डिफ्लेक्शन आया, फिर उसने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. तो वो एक्सपेरिमेंट क्या थे वो हम देखेंगे अब यहाँ पर, ठीक है. सो 1 by 1 उन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है.